morning, students. Today discuss about the new lesson as the respiration and the circulation. Okay, these are two lessons. Before in syllabus, पहले के syllabus में दो लेसन हुआ करते थे सेपरेटली. एक respiration अलग सा लेसन था और circulation अलग सा था. Both are to be combined and to deleted some of the part. इसमें से दोनों को combine करते हुए कुछ part को delete कर दिया गया और मे भी some of the part which can be shorter. कुछ part इसमें से इतना short कर दिया, कम कर दिया है, जिसकी वजह से मे भी दो लेसन एक साथ अब एक कंबाइंड लेसन हो गए और मे भी कंपल्शन में इम्पॉर्टेंट लेसन है. इस वजह से ये 7 मार्क के लिए बोर्ड मार्किंग पर और मे भी ऑप्शनल में 10 मार्क्स के लिए. सो मे बी under that respiration we have to study first the part of respiration, later on maybe half of the part of lesson is the circulation. शुरुआत में हमें respiration पढ़ना है और लेसन के आधे पार्ट के बाद फिर circulation पढ़ना है. So first what is mean as the respiration? रेस्पिरेशन बोलते हैं तो बचपन से हमें इतना ही पता है, लोअर क्लासेस से हम इतना ही सीखे हैं, इतना ही देखे हैं कि ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ देना, बराबर है. ओके, that may be considered as to be the respiration. No, but there just at this level maybe depth is going on to our syllabus and maybe mechanism is actually we have to study. कि अब तो हमारे सिलेबस की डेप्थ भी बढ़ रही है और एक्चुअल मैकेनिज्म भी हम जानना शुरू किए हैं, हम एक्चुअल मैकेनिज्म भी पढ़ रहे हैं. तो मे बी देयर इज एम ऑफ रेस्पिरेशन ओनली एंड ओनली इज व्हाट एनर्जी सिंथेसिस. कि हमें ऑक्सीजन लेना है, CO2 छोड़ना है. ओके, उसके अलावा भी ऑक्सीजन लेना है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना है, यही उसका रोल है. नहीं, ऑक्सीजन क्यों लेना है, रेस्पिरेशन किसके लिए करना है, रेस्पिरेशन क्यों होना चाहिए, बस ऑक्सीजन लेने के लिए रेस्पिरेशन होना चाहिए? नहीं. तो हमारे बॉडी का अगर कोई मेन एम है तो वो मेन एम कौन है, हमारी बॉडी में ATP सिंथेसाइज करना है, एनर्जी सिंथेसाइज करना है. बिना ऑक्सीजन से एनर्जी सिंथेसाइज नहीं होगी. ओके, तो कैसे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन से एनर्जी बनेगी. बिफोर दैट बचपन से तो हम इतना जानते आए, आज भी हम फील करते हैं कि अगर हम खाना खाते तो एनर्जाइज होते, राइट. हम ऑक्सीजन से एनर्जाइज होते हैं. ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी. ओके, ठीक है, वो एक तरह का हमारा लाइफ गैस है, प्राणवायु जिसे बोलते हैं. लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं, अगर हम मे भी ऑक्सीजन नहीं लेते तो चलो मर सकती, ये बात सही है. लेकिन ऐसा हमने बचपन से देखा है, सुना, महसूस किया कि हम खाना खाते हैं, इस वजह से एनर्जाइज होते, बराबर है. खाना खाने के बाद क्या होता है, खाना खाने के बाद हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, बराबर है. डाइजेस्ट होता है मतलब एक्चुअल क्या शुरू होता है, क्या किया जाता है. फिर अगर खाने से एनर्जी मिलती है तो ऑक्सीजन उसमें ऐसा क्या हेल्प करता है. सबसे पहले खाना क्या चीज़ है हमारे लिए, खाना हमारे लिए मे बी टंग के लिए हमारी बॉडी कंसिडरेशन के लिए अलग अलग तरह का एक डाइट है, अलग अलग फ्लेवर में, टेस्ट में. लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जिसे हम अगर एक साथ उन्हें नाम दे दे तो कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं. हम चुन चुन के कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, सिंपल फूड नहीं खाते. हम चुन चुन के एक सेपरेट फूड एज फैट्स नहीं खाते, हम चुन चुन के उसमें से प्रोटीन नहीं खाते. तो हम सारे चीज़ें एक साथ मिलजुल के खा रहे हैं, एज जिसे हम खाना नाम दे रहे डाइट, मतलब हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, राइट. ओके, चलो यहाँ तक पता चला. तो सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है, तो जैसे लोअर क्लासेस में हमने डेफिनेशन किए थे, द प्रोसेस इन विच इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द CO2. यस, ये यहाँ तक तो सही है. लेकिन आज हमारे इस लेवल पर हम रेस्पिरेशन को क्या कहें. रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस. यस, नॉन लिविंग नहीं करती इसे, सिर्फ लिविंग ही करती है. बायोज ही इस रेस्पिरेशन को कैरी ऑन करती है. इस वजह से रेस्पिरेशन सबसे पहले कौन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, देन इट इज मे बी द इंट्रासेलुलर. रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर चलती है, तब कहीं जाके इस रेस्पिरेशन का मेन एम कंप्लीट होता है, जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेसाइज करना. मेन एम अगर कंप्लीट होता है तो कहाँ होता है, सेल में होता है. इस वजह से कभी कभी इसे इंट्रासेलुलर भी कहा जाता है. इन विच सपोज इट इज एन बायोलॉजिकल और इंट्रासेलुलर प्रोसेस इन विच क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ऑक्सीडाइज्ड. ये जो हमने खाना खाया इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस.
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन कौन है हमारे लिए? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो एक साथ जुड़े हुए हम खाते हैं, इस वजह से वो कौन हुए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में किसका एडिशन होने वाला है? ऑक्सीजन का। यानी कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर ऑक्सीजन का एडिशन होने के बाद उसके साथ ये ऑक्सीजन कोई तो रोल प्ले करने वाला है। That is called as to be the oxidation of the complex food material or the organic substances. Okay. Simultaneously get hydrolyzed, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते, जिसे हम डाइजेशन नाम देते। क्या नाम देते? डाइजेशन। May be converted into simpler substances. धीरे धीरे काय में बदल जाती है? कॉम्प्लेक्स से टूट टूट के अलग अलग होकर छोटी छोटी सब्सटेंस में बदल देती है, यानी सिंपलर सब्सटेंसेस। एंड साइमल्टेनियसली टू सिंथेसाइज द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी called as to what? ATPs, adenosine triphosphate. Finally क्या बनी? एनर्जी बनी। ओके, क्या लिया हमने? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, फिर क्या हुआ उसमें? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एंजाइम्स एज वेल एज सम ऑफ द हार्मोन्स। इनके अलावा कोई भी हमारे शरीर में बॉडी प्रोसेस रेगुलेट नहीं होती। ओके, विच में बी द स्टेप वाइज मैनर, ऑर्डरली मैनर। भलाई हम बोलते हैं कि खाना लिए, खाने के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वो कैसे होता है? वन बाय वन स्टेप में होता है, क्रमागत सीरीज में होता है। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन, अगर हमारी बुक में 10th में आपने पढ़ा, 11th में हमने डिस्कस किया था, हमें इतना पता था कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है रेस्पिरेशन, पर सेल में जाने के बाद सबसे पहले रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन की अवस्था है। क्रमागत सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या थी? मे बी ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब, देन ईटीएस। पहले ईटीएस नहीं होता, पहले क्रेब नहीं होता, अगर पहली कोई होती है तो ग्लाइकोलिसिस से होती है। देन साइमल्टेनियस ईटीएस नो, देन लेटर ऑन सेकंड मोस्ट स्टेप इज द क्रेब एंड लेटर ऑन द ईटीएस। देन फाइनली ईटीएस में एक कंक्लूडिव रेशियो बनता है एनर्जी का, जिसे हम नाम देते हैं एटीपी। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी गिव्स राइज टू बी द हाउ मच कंटेंट ऑफ एन एटीपीज? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फाइनली हमें क्या देता है? 38 एटीपीज देता है। तो रिएक्शन हमें खुद बताती है कि रेस्पिरेशन एक्चुअली किस स्टेप वाइज मैनर में कैसी होती है। हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाए, खाना, फिर ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, स्टेप वाइज मैनर में सिंपलर सब्सटेंसेस बने तोड़ तोड़ के, CO2 अलग निकला, H2O इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सांस छोड़ते हैं उस समय में, एक्सपायरेशन करते हैं उस समय में जो CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है, वो एयर ठंडी होती है कि गर्म होती है? गर्म होती है। तो मे भी उसमें जो H2O बना है एक सिंपलर सब्सटेंस करके, छोटा मॉलिक्यूल करके CO2 के साथ, तो वो किस में निकलता है? वेपर में निकलता है। H2O किस में निकलता है? वेपर में निकलता है। और हमारी बॉडी में क्या स्टोर करती जाती है? एटीपीज। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितनी एटीपीज बना सकती है? 38 एटीपीज। श्योर? चलो इतना समझ में आया। फिर आगे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए कुछ जो रेस्पिरेटरी सरफेस है या ऑर्गन है, उनकी खुद की एबिलिटीज क्या होनी चाहिए? तो कहा जाता है इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। यस, रेस्पिरेशन करने के लिए क्या सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? नो, देयर में बी हैव अ नंबर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। एक ग्लूकोज के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए बोलता है? वो 6, बराबर है। तो मे बी कंसिडरेशन में इसी तरीके से अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा रहे तो उतने ऑक्सीजन चाहिए। हम क्या सिर्फ एक छोटा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल खाना करके खाते? नहीं ना, नंबर ऑफ खाते, बराबर है। एक समय में, एक ही समय में हमारा एक जो प्रॉपर डाइट है उसमें नंबर ऑफ खाते, तो इतने बड़े ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए। तो इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन गेन करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस भी कैसा चाहिए? लार्ज में चाहिए, बड़ा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एयर इनहेल कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए। दूसरा, इट शुड बी थीन, हाईली वैस्कुलर एंड परमेबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये पतले नेचर का चाहिए, इजीली एयर को अपने अंदर ट्रैप कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, मे बी इनहेल कर सके, और हाईली वैस्कुलर, ब्लड वेसिकल्स के साथ, वो नलिकाओं के साथ चाहिए, जिसकी वजह से यही ऑक्सीजन वेसिकल से फ्लो होता है, ब्लड में पहुंच जाए। परमेएबल, अलाउड टू परमेएबल, कि इजीली ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह परमिट कर पाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाए, यानी O2 ले पाए तो CO2 उसी समय में दे जाएगा, ये दे पाए।
देन तीसरी इट शुड बी मॉइस्ट, वो हल्का सा गीला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। ड्राई रहा तो शायद एयर अंदर जाती है प्रेशर के साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हैमरिंग करेगी, डैमेज करेगी। इस वजह से वो मॉइस्चर रही तो शायद लो प्रेशर के साथ क्रिएट होगी, और अगर किसी इंटरनल ऑर्गन से वो टकराती भी है तो भी उससे कोई हार्म डैमेज नहीं होगा। चलो देन गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किससे होती है? वी हैव टू नो दैट इन अ प्लांट्स देयर में बी leaf which can be shown as the photosynthesis, and in photosynthesis have an respiration in those process maybe only have to gain up the CO2 from the environment, that is it is also called one of the way of respiration। बाहर की हवा से वो CO2 ले रहा है, यानी वो रेस्पिरेशन ही कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। बस अंतर ये होता है कि दिन में वो CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नाइट में वो CO2 छोड़ता है और O2 लेता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तुम्हें भी किससे करता है? हमें इतना पता है कि जब वो फोटोसिंथेसिस करता है उसी समय वो रेस्पिरेशन भी कैरी ऑन करता है। किससे करता है? तो लीफ में हम बोलते पर्ण छिद्र होती है जिनका नाम स्टोमा या स्टोमेटा। टेम्परेचर को सेंसस करते हुए, लाइट को, सनलाइट को सेंसस करता हुआ इनकी स्टोमेटास क्या हो जाती है? खुल जाती है। जैसे खुल जाती है तो टेम्परेचर, सनलाइट तो अंदर जाता है, उसी के साथ साथ एयर को जहाँ कहीं पर भी खुली जगह मिल जाए खुद ब खुद ही क्या होता है? घुसकिन हो जाता है, खुद ब घुसना शुरू कर देता है, बराबर है। तो जैसे ही ये स्टोमेटा खुलती है, स्टोमेटा इज वन ऑफ द organelle of a cell of the leaf which can be shown as the exchange of the gases, ये exchange of gases shown करता है। ओके, ये प्लांट्स की बात। दूसरी कि प्लांट्स की जो स्टेमल पार्ट होती है या रूट्स होते हैं वो भी तो रेस्पिरेशन करते हैं। तो स्टेम अगर ग्रीन रही तो उनमें स्टोमेटा होती है, पर ब्राउन रही तो क्या होती है? रूट्स तो ग्रीन नहीं होती, तो रूट्स भी तो रेस्पिरेशन करती है। तो कैसे करती है? तो उनमें छोटे छोटे उभरे हुए से छेद निकलते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंटिसेल्स। इन्हीं लेंटिसेल्स से थ्रू द स्टेम और थ्रू द रूट्स में भी कैरिंग ऑन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन्हीं से वो लेंटिसेल्स नाम से एक स्ट्रक्चर से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते रहते हैं। यानी प्लांट्स में रेस्पिरेशन करते हैं या रेस्पिरेशन की जगह एक प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है? स्टोमेटा इन लीव्स और द ग्रीन स्टेम बार्क पर या अदरवाइज थ्रू द लेंटिसेल्स। श्योर? चलो अब एनिमल्स में किससे होता है? तो मे बी वी हैव टू नो दैट एनिमल्स शोन एज द ग्रेट डाइवर्सिटी एंड हैविंग द नंबर ऑफ डिफरेंशियल टाइप ऑफ द ऑर्गन्स इन देयर बॉडीज। प्लांट की कंपैरिजन में एनिमल्स इतना डाइवर्सिफाइड है, इतना डिफरेंशियल स्पीसीज में, इतना डिफरेंशियल बॉडी स्ट्रक्चर में है कि हम किस में कौन सी ऑर्गन है ये एक्चुअल नहीं बता पाते। प्लांट्स में हमने बता दिया स्टोमेटा अदरवाइज लेंटिसेल्स, लेकिन एनिमल्स में ऐसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिससे रेस्पिरेशन होती है, ये हम तय नहीं कर पाते। अलग अलग हैबिटेट के अलग अलग एनिमल्स है और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बने हैं और उन्हीं में से अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी है। तो उन्हीं बेस पर हम अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पढ़ेंगे। इस वजह से जानबूझ के एक टॉपिक हमें क्या दिया? ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन। मे बी इट इज इन प्लांट्स एज वेल एज मे बी द एनिमल्स। तो एनिमल्स में कैसे होता है? सो मे बी एक पीछे की ओर छोटा सा टेबल दिया है। ये टेबल हमें इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। ये टेबल हमें क्या बताता है देख लीजिए। मे बी अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हुए जिनमें से प्रोटिस्ट, स्पंजेस, सिलेंडर जिन्हें यूनिसेलुलर या मे बी जस्ट फ्यू सेलुलर, यूनिसेलुलर अदरवाइज फ्यू सेलुलर, जैसे स्पंजेस है, एग्रीगेशन ऑफ सेल पढ़ चुके हैं 11th में, राइट। फ्यू सेल्स का होता है, कुछ सेल जमा हो जाती है वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, यूनिसेलुलर है तो अपनी किससे करते हैं? सेल मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं मे बी, जिसे हमने कहा है कि बाय लिपिड लेयर में होती है। दो लिपिड की लेयर होती है जिसमें जिनके दो लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटी सी गैप होती है,
इस गैप से एयर क्या होती है, पास इन होती है और उसी गैप से पास आउट होती है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। चलो, अगर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक जैसे कि प्लेटफॉर्म्स है, प्लनेरिया है, एनालिड्स है जिसमें अर्थवर्म, नीलीज, लीच या एम्फीबियन फ्रॉग है, ये किससे करते हैं? अगर ये सेलुलर बेस पे हुए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करते हैं, या जनरल बॉडी सरफेस जिसे स्किन, पानी में रहे तो फ्रॉग किससे करते हैं, स्किन पर। वही फ्रॉग अगर जमीन पे आ जाते टेरेस पर तो लंग्स। दोनों ऑर्गन्स दिए फ्रॉग ने। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो ये वेल डेवलप हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं होते, कम ऑर्गन वाले होते हैं और बहुत ही फ्यू ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जिसमें ट्रकियल ट्यूब्स यानी जैसे हमारी सांस की नलिकाएं होती है, ऐसी छोटी छोटी ट्रकियल ट्यूब्स होती है, या अदरवाइज स्पायरेकल्स कहते हैं। उनके एब्डोमिनल प्लेट्स पर या एब्डोमिन पर छोटे छोटे पतले से पॉलीथीन की जैसे झिल्लियाँ होती है ना, वैसे झिल्लियों जैसे पैक वाले छोटे छोटे छेद होते हैं, इनसे ये जिन्हें स्पायरेकल्स कहा जाता है, इनसे ये रेस्पिरेशन करते हैं। देन अरेक्नोइड्स लाइक स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस और अरेक्नोइड्स में, स्पाइडर्स में यानी जिसे हम मकड़ी बोलते हैं, इनमें अगर देखा जाए तो ये भी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन इनमें बुक लंग्स होती हैं, यानी ऐसी लंग्स होती है जो हमारे तरह की बैग लाइक सैक लाइक नहीं होती जिसमें हवा भर जाए, ऐसी होती जिसमें जैसे बुक के पेजेस कैसे होती है एक के बाद एक, वैसी बुक लंग्स कहा जाते हैं। बुक की तरह वो जो लंग्स के छोटे छोटे प्लेट्स होती है जिनसे रेस्पिरेशन खींचते रहते हैं डोर की तरह, उनकी छोटी छोटी प्लेट लाइक होती है, इस वजह से इन्हें बुक लंग्स कहा जाता है। लिमुलस आर्थ्रोपोड्स जिनमें क्रैब बोल सकते हैं, लिमुलस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रैब, खेकड़ा, इनके जैसे ये नज़र आते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनमें बुक गिल्स होती है, लंग्स नहीं होती, अब इनमें क्या होती है, बुक गिल्स, यानी बॉडी सरफेस पर ही ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स की तरह खांचे होती हैं, मस्कुलर प्लेट्स की तरह, उन्हें बुक गिल्स कहा जाता है। एम्फीबियन टैडपोल ऑफ